हो जाएंगे। राम राम फरीदाबाद। आप देख रहे काम हैं के घंटे SP बढ़ा दिए 24 न्यूज़। जाएंगे, साथियों 8 बता से दें 12 आपको, घंटे कर दिए इस समय जाएंगे। मैं मौजूद हूँ और ये केवल रेगुलर फरीदाबाद के कर्मचारियों के लिए नहीं गोल्फ होगा, क्लब में। तमाम जो कच्चे कर्मचारी विभिन्न प्रकार के हैं उन आज सब एक पर प्रेस ये वार्ता का लागू आयोजन किया होगा जा रहा है, और उनको जिसको संबोधित कर रहे हैं जीवन यापन करने के लायक भी सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ मजदूरी उपाध्यक्ष और वेतन नहीं दिया जाएगा। श्री नरेश शास्त्री जी एवं आने वाले समय में देश का मजदूर सुभाष लांबा जी, भुखमरी के कगार पर होगा। सीटू किसान के पहले प्रधान ही लड़ रहे हैं जय भगवान जी यहाँ पर मौजूद हैं मूल्य को लेकर के, फसल के और न्यूनतम प्रेस वार्ता का मूल्य को आयोजन लेकर में के, और वह बता सरकारी रहे हैं मंडियों को भी 9 बंद जुलाई करने की हड़ताल के बारे में। आपके सामने है। पीछे 3 किसानों के लिए बनाए गए काले कानूनों को लेकर के किसान 1 साल तक लड़े, 700 किसान शहीद हो गए और तानाशाह सरकार ने बातचीत करने की बजाय कमरे में बैठ करके उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो प्रधानमंत्री जी ने कर दी, लेकिन 700 किसानों की मौत पर एक शब्द नहीं बोले। हजारों लोगों पर बनाए गए मुकदमे वापस किसान नेताओं के नहीं किए और आज भी किसान अपना जो जीवन है वो बहुत तंगी के साथ, लाचारी के साथ जी रहा है। प्रदेशों की जो सरकार है उनका भी रवैया ठीक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में चल रहा है। 8वां वेतन आयोग परमानेंट जो कर्मचारियों को देने की बात थी, जो ड्यू है, 6 महीने पहले गठन करने का केंद्र सरकार ने कहा, आज तक उसका गठन नहीं हुआ। पुरानी पेंशन लागू करने की लड़ाई लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने यूपीएस और एनपीएस पेंशन दोनों में से एक चुनने का ऑप्शन दिया है। हरियाणा की सरकार भी यही कह रही है और हम ये कह रहे हैं कि हमारी मांग ना एनपीएस है ना यूपीएस है। कर्मचारी हमेशा मांग करते रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमें दी जाए। सरकार बात करती है एक देश एक टैक्स, सरकार बात करती है एक देश एक चुनाव। हम ये कह रहे हैं कि जब संसद में बैठे सभी सदस्य जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार की पेंशन लेते हैं, विधानसभा में सभी सदस्य जितने बार चुने जाते हैं उतनी बार की पेंशन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भी प्रदेश के लगभग सभी ले रहे हैं। अगर नई पेंशन इतनी अच्छी है तो उनको भी दीजिए, अगर पुरानी पेंशन वो ले सकते हैं तो हमको भी दीजिए। लेकिन सरकार की कथनी में और करनी में अंतर है। सरकार कोविड टाइम में सरकारी कर्मचारियों का डीए का एरियर खा गई। अपने लिए सुविधाएं अगर देने की बात है तो आपने देखा होगा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की जो किस्त 2% है और अपने जो वेतन भत्ते हैं उनमें 24% की बढ़ोतरी है। की लूट का मामला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप स्कीम वर्कर्स के रूप में देख सकते हैं, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर, क्रैच वर्कर्स, आप जो है तमाम विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया। हरियाणा के अंदर कहा गया कि हम जो है ये ठेकेदारी से बेहतर की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और ठेकेदारी से बेहतर व्यवस्था है कि नहीं है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर कर दिया सरकार ने कि कच्ची नौकरी का पक्का प्रबंध कर दिया गया है। और वो जो विधानसभा चुनाव से पहले यह कहा गया था कि 58 साल तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हम नहीं हटाएंगे, विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद जो है सरकार ने इस पे आ गई कि कई विभागों के अंदर नौकरी से निकाल दिया गया। निर्माण श्रमिकों का जो कल्याण बोर्ड है, जिसमें आज के दिन 4,500 करोड़ रुपए के करीब है, जो केवल निर्माण के मजदूरों के लिए, उस समय सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, ना उन मजदूरों को कोई सुविधा दी जा रही है। आपने प्रतिबंध लगा दिया, एक प्रकार से अघोषित प्रतिबंध लगा रखा है।
इसी प्रकार से जो तमाम अन्य जो मांगे हैं उसको लेके हम इस हड़ताल को कर रहे हैं। और पहली हमारी मांग है कि सरकार ये जो लेबर कोड है अगर ये लागू कर देती है फिर कानून नाम की कोई चीज बची नहीं गई। हालत ये है कि आप सिविल उसके अंदर कोर्ट के अंदर भी आप नहीं जा सकते जब तक नेगोशिएशन चल रही है। आपका लेबर कमिश्नर लेवल का अधिकारी आज के दिन जाके किसी भी कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। ये स्थिति ऊपर से ऑर्डर आएगा तो आप किसी कंपनी के अंदर जाके आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कहीं पर जो है आप लेबर ये कानून लागू हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अभी स्थिति जो की है सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से 300 वर्करों तक का जो भी संस्थान है उसमें कभी भी आप कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं, कभी कंपनी को बंद कर सकते हैं, सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 40 वर्करों तक के आपका संस्थान है उसमें कोई भी लेबर कोड नहीं, कोई भी कानून श्रम कानून है, आप उस श्रम कानून को लागू करने की स्थिति ही नहीं है। तो इससे होगा क्या? हिंदुस्तान की जो 85% जो मैन्युफैक्चरिंग की आबादी है जिसमें चाहे फैक्ट्री का मजदूर हो या सरकारी क्षेत्र के अंदर काम करने वाला कच्चा पक्का कर्मचारी हो, उसकी सेवाएं एक तरीके से सरकार के उस पर हो गया, प्रशासन के उस पर होगी, कभी भी उसकी नौकरी जा सकती है। तो इन तमाम नीतियों का विरोध करते हुए हड़ताल के मुद्दों को लेकर लोगों में जा रहे हैं। और इसमें महंगाई का भी सवाल है, आवास का भी सवाल है, तमाम मुद्दे हैं और हम ये समझते हैं कि ये हड़ताल ऐतिहासिक रूप से सफल होने जा रही है। एक सवाल है, आपने इतनी सारी कमियां समस्याएं गिनवा दी है, हड़ताल होगी, हड़ताल से क्या लगता है कि हल हो जाएगा या लगे नहीं होगा? देखिए आपका बिल्कुल सवाल जायज है। हड़ताल से जो इस समस्या का हल 2020 में कानून बने थे, सितंबर 2020 में संसद के अंदर कानून पारित हो गए। अभी तक अगर हड़ताल नहीं होती, बीच में भी 2-3 बार हड़ताल हुई है, आंदोलन हुए हैं, सरकार अभी तक इन कानूनों को लागू कर देती। ये रुके ही इसलिए किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 11 महीने तक बैठे रहे, वो कानून वापिस हुए। वरना जो है आज के दिन सरकारी मंडी खत्म हो गई होती और पूरा का पूरा अडानी का और बाकी जो लोग हैं जो इस क्षेत्र के अंदर खेती के अंदर जो कारपोरेट खेती का जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं वो लागू हो गया होता। इसलिए कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी हड़ताल होती है तो उसका अपने आप में असर होता है। सक्सेस नहीं हुई ना मतलब हड़ताल? नहीं हड़ताल वापस चलेंगे, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, पब्लिक परेशान। नहीं मैंने ये कहा वो कानून जो सरकार ने पारित किए थे किसानों के खिलाफ, खेती के खिलाफ, वो वापिस हुए, सफल हुई हड़ताल, तो आंदोलन सफल हुआ। बड़ा अहम सवाल है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तमाम लोग हड़ताल करते हैं, आप लोग करते हैं, कर्मचारी करते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी करते हैं, उसके बाद सरकार से आप लोगों की बात होती है, आप लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है, बातचीत खत्म हो जाती है, हड़ताल खत्म हो जाती है, फिर आप लोग काम करते हो, फिर बात नहीं मानी, फिर हड़ताल तो यही चलता रहेगा। तो क्या करें आपके हिसाब से? आप बताओगे ना, आप बताओ, आप हड़ताल आप बताओ क्या करें? आप ही जवाब दे रहे हो हमारा। आपने कहा हड़ताल करते हैं, समझौता हो जाता है, सरकार बातें मान लेती है, लागू नहीं करती, फिर हड़ताल करते हैं। सरकार लागू नहीं करती ना, हड़ताल का फायदा क्या? सरकार लागू नहीं करती। सुनिए पहले एक बार कंप्लीट हो जाए तो आप बीच में ऐसे बात बात सुनिए। आप जो जवाब दे रहे, आप जो सवाल कर रहे हैं, कोई भी, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इसको सुन पा रहे हो, मैं समझा पा रहा हूं तो आपको। नंबर 1, हड़ताल होती है, आंदोलन होता है, सरकार या मैनेजमेंट बातचीत एक लेवल पे मानती है, कुछ चीजों को लागू कर देती है, कुछ चीजों को लागू नहीं करती है। जिसको लागू नहीं करती है उसके लिए दोबारा फिर आना पड़ता है। और हड़ताल कोई हर रोज तो होती नहीं। अब जो लास्ट जो हड़ताल हमारी हुई थी वो फरवरी 2024 में हुई थी। उसके बाद अब जो है 25 में, अब ये जाके जुलाई में हड़ताल हो रही है। इस बात को लेकर हड़ताल हो रही है कि जो कानून है, ये कानून का बिल्कुल राज अधिकार बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं। तो क्या विरोध नहीं होना चाहिए? और आपको मैं एक बात और बता दूं, हमारे देश की आजादी का जो आंदोलन है, जब अंग्रेज यहाँ आए, जिन्होंने कब्जा किया 1757 में, और 1857 में पहला जो है एक तरीके से क्रांति हुई। वो 200 साल की लड़ाई है, हर रोज आंदोलन होते थे, हर रोज हड़ताल होती, तब अंग्रेज जाके 1947 में गए थे। तो ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो निरंतरता में है। और जो आबादी जो है मेहनत का आबादी है, किसान है, मजदूर है, वो लड़ेगा नहीं तो ये मार देंगे सारे 1% जो राज करे सत्ता पे जो बैठे हुए, इतनी बर्बाद। हाँ जी, लाभ सर मेरा एक सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं, एक बार कंप्लीट करने दो, फिर सवाल मिलेंगे आपके। हाँ, पहले बोलने दो हमें, फिर उसके बाद जो सवाल होंगे उसको करेंगे। अब इस में लंबी चर्चा करें। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उसके साथी बटेश्वर दत्त, उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम धमाका किया। उस टाइम पर 2 बिल आ रहे थे।
ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, वो दोनों के दोनों बिल जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उनको दबाने के लिए थे, तो वो विस्फोट हुआ, बाद में उनको सजाएं भी हुई। अब फिर इतने दिनों के बाद अब ये जो 4 लेबर कोड बताए तो ये ले करके हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर सरकारी क्षेत्र को बचाने की लड़ाई है। अब जितने साथी बैठे हैं पर ध्यान से सुन लें, अभी बिजली का निजीकरण हो रहा है। चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट बेच दिया। आप उसमें बात करते थे बड़ा स्मार्ट लड़का है, बड़ा स्मार्ट लड़की है, अब मीटर स्मार्ट है, और वो स्मार्ट मीटर के बाद में अब वो प्रीपेड हो रहा है। एक जर्नलिस्ट का ही मैं नाम नहीं लेता, उनका रात को मेरे पास फोन आया कि मेरी बिजली बंद हो गई, चालू कराओ। हमने अपने लाइनमैन को भेजा कि जाओ चालू करो, लेकिन बिजली थी, बिल ना भरने की वजह से और कंट्रोल रूम से कट गया। बिजली का बिल जमा कराने के बाद भी उसको अगले दिन 10:30 बजे तक इंतजार करना पड़ा। अब सारा डाटा आपके पास चला जाएगा प्राइवेट कंपनी के पास, और ये प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, वो करें टैरिफ जो है दिन का, सुबह का अलग होगा, दोपहर का अलग होगा, शाम का अलग होगा, और लगभग बिजली हम प्राइवेट सेक्टर से परचेज कर रहे हैं। अपने थर्मल लगभग बंद हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे को वो बिजली सस्ती पड़ती है सस्ती, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि सुबह जो टैरिफ होगा, शाम का जो टैरिफ है, शाम को जो पीक लोड आवर्स है उसमें 100 रुपये पर यूनिट की डिमांड थी, 50 रुपये पर यूनिट की परमिशन दे दी है। अब अगर सुबह का टैरिफ 4 रुपये हो और शाम का जब पीक लोड आवर्स में 50 रुपये हो तो क्या हालत बनेगी। तो ये सब किसके लिए हो रहा है, 26 करोड़ कंज्यूमर हैं। स्मार्ट मीटर का जो कॉस्ट है 8 से 12 हज़ार, एवरेज 10 हज़ार ले, तो 2,60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको ही दे रखा है सारे के सारे काम के। हमारे मीटर में क्या खराबी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना है, उनको रिकवरी में दिक्कत ना आए, पहले से स्मार्ट मीटर लगाएं फिर प्रीपेड करें ताकि सारा कंट्रोल वहीं रहे। तो ये जो बिजली सेक्टर जो है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब को जो निजीकरण कर रहे हैं हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये बीके हॉस्पिटल है ना, 5 रुपये कार्ड बनता है, दवाई भी कुछ मिल जाती है। जिस दिन ये बंद हो गया ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, जाकर के देखना क्या लगता है। बिजली अगर प्राइवेट चली गई, गरीब कंज्यूमर के, किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए ये मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है। अब ये एनपीएस यूपीएस की बात करिए, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि यूपीएस अगर इतनी बढ़िया है या एनपीएस इतनी बढ़िया है, तो पहले शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए, राज्य मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। वो स्वयं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे को यूपीएस, ये यूपीएस की मांग हमारी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10% कर्मचारी की तनख्वाह से कटेगा उसकी सैलरी का टोटल का 10%, 18.5% सरकार मिलाएगी, 28.5% पैसा एक कर्मचारी का वो सारा प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। सरकार एक पैसा खर्च नहीं कर सकती, फंड मैनेजर बनाती है। तो ये हमारी मांग तो नहीं है, हमारे तो ओपीएस की मांग है, ओल्ड पेंशन की, लेकिन उसको नहीं कर रहे। दूसरा, आप अगर देखेंगे इसी बात को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं हम, भाई इसको बहाली करो, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि पैसा नहीं है। अभी साथी बता रहे ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, पार्लियामेंट में जो सवाल पूछा उसका जवाब है कि पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ से ज़्यादा जो सरकारी बैंकों से कर्ज ले रखा था वो माफ़ कर दिया, टैक्सों को माफ़ कर दिया। आज हालत ये है कि 1% लोगों के पास टोटल धन दौलत का 40% है, और 10% लोगों के पास 70% के करीब चला गया है, और जो नीचे के जो 50% है उनके पास 3% है, और यही ज़्यादातर टैक्स भी देते हैं। ये जो बोलते हैं ना कि गरीबों की सरकार है, मतलब गरीबों की सरकार ये है। तो दूसरा पे कमीशन है, 16 जनवरी का अनाउंसमेंट है सेंट्रल पे कमीशन के 8वें की, आज तक उसको नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, क्योंकि चुनाव था दिल्ली में, उसको फायदा लेना था, हमारा आंदोलन था, उसके दम पे 16 जनवरी को अनाउंसमेंट है, आज तक लागू नहीं हुई। तो ये क्या मतलब है, ये उन्हीं की तो गारंटी जो बार बार कहते हैं गारंटी गारंटी, अब वो गारंटी पूरी क्यों नहीं हो रही।
इसके बाद देखेंगे 1 करोड़ पोस्ट पूरे देश में, 1 करोड़ पोस्ट में जोड़ देकर के कह रहा हूँ। बैंकों में केंद्र सरकार विभाग, राज्य के कर्मचारी, बैंक, इंश्योरेंस, डिफेंस सब में मिला करके पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनको नहीं भरा जा रहा। वो कहते हैं अगर इनको भरेंगे तो वेतन देना पड़ेगा, इतना बजट कहाँ से लेकर के आएंगे। बड़े पूंजीपतियों को कर्जे माफ करने के लिए पैसा है, टैक्स माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए कैसी नौकरी दे रहे हैं? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, 4 साल के लिए अग्निवीर। पिताजी बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायरमेंट होकर के आ जाएगा। तो और आगे जो पेंशन वेंशन का सारा झंझट खत्म हो रहा है कि 58 साल की नौकरी नहीं तो पेंशन का मतलब ही, मतलब 300 कर्मचारी, कहीं मजदूर किसी कारखाने में है, उनकी छटनी करनी पड़े, तालाबंदी करनी पड़े, किसी की परमिशन की लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हायर एंड फायर है, कभी लगा दो और कभी निकाल दो, जैसे तैसे हमारी आपकी कट जाएगी। लेकिन बच्चे जो ये टाई लगा करके, पॉलिश करके जो पीली बसों में बैठाते हैं, उनकी हालत क्या बन रही है। मतलब ये रोजगार का सवाल है जिसको लेकर के हम उठा रहे हैं। ये जनता का इशू है, पब्लिक सेक्टर को बचाना जनता का इशू है। तो ये हड़ताल मतलब इन सारे तमाम मुद्दों को उठा रही है। और इसमें हड़ताल में मैं ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में, चाहे वो बैंक का है, चाहे डिफेंस का है, चाहे हमारा पोर्ट का है, एयरपोर्ट का है, सारे के सारे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, सेंटर का एम्प्लॉयज, स्टेट का एम्प्लॉयज, अगर ये लेबर कोड इम्प्लीमेंट हुए तो शायद ही कोई यूनियन जो रजिस्ट्रेशन है वो बचे, नई यूनियन तो बनेगी नहीं। हड़ताल का अधिकार खत्म है, डेमोक्रेटिक ट्रेड और राइट सब खत्म है। तो इसलिए ये निश्चित तौर से इन सरकारी विभागों को बचाने की लड़ाई है, और ये भी आज़ादी से कम लड़ाई नहीं है। आज़ादी के बाद में ये पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ था, इसको बचाने की लड़ाई है। ऐतिहासिक है, भूतपूर्व हड़ताल होगी, बड़ी संख्या में हरियाणा में लाखों कर्मचारी जाएंगे, पूरे देश में करोड़ों कर्मचारी जाएंगे। और ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, इसको बदल करके ये जो असली मुद्दे हैं जनता के, कर्मचारियों के, वो सेंटर में आएंगे। ये हड़ताल इस नैरेटिव को बदलने में कामयाब होगी। और ये 4 लेबर कोड मजदूरों के, कर्मचारियों को गुलामी का दस्तावेज है, जिसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इनको रोकेंगे। ये जो देश है ये अडानी अंबानी का नहीं है, किसानों का, मजदूरों का देश है। इन्होंने मेहनत करके इस पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया है, हम नहीं बचा। दूसरा एक और इसमें आपको हम सूचित कर रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसके नेतृत्व में 11 महीने तक दिल्ली के चारों ओर जो जिन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर जो लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, उस संयुक्त किसान मोर्चा ने भी फैसला करके इस हड़ताल का समर्थन किया है। और हमारे साथ मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ किसान भी इस हड़ताल का हिस्सा होंगे। अलग अलग जगह पर जो है वो गाँव के अंदर भी और एसडीएम ऑफिस के अंदर जो वो प्रदर्शन में हिस्सेदारी करेंगे। व्यापक समर्थन मिल रहा है। और ये केवल लड़ाई जो है केवल विभाग बचाने की एक लड़ाई है, अपना रोजगार बचाने की लड़ाई है। सवाल यह है कि आज़ादी के आंदोलन में और उसके बाद जो हमने एक कुछ अधिकार थोड़े बहुत हासिल किए हैं, उसको खत्म करने की तैयारी है। उसको तो किसी भी कीमत पर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसको बचा के रखना चाहते हैं। ये साथ के साथ हमारा ये। हाँ जी, कोई सवाल प्लीज। सवाल था कि जैसे आपकी ना हर साल हड़ताल होती है, तो क्या आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा है कि सरकार ऐसी हो गई है कि जो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा? क्या कहना चाहते? और कोई है? ऐसा है, ये जो हर महीने, हर साल एक हड़ताल होती है, ये हड़ताल नेशनल वाइड स्ट्राइक है, ये केवल हरियाणा की स्ट्राइक नहीं है। और मुद्दे हमारे हैं, उन मुद्दों को लेकर के स्ट्राइक से पहले हम तमाम धरने, प्रदर्शन, टोकन, गेट मीटिंग वगैरह सब करते हैं। उसके बाद ये हड़ताल की जाती है। और ये हड़तालों के दम पर ही जो 1990-91 पॉलिसी लागू हुई थी, अगर हम नहीं लड़ते, 23 हड़ताल नहीं करते, तो आज सारा पब्लिक सेक्टर जा चुका होता। इस हड़तालों ने ही इस पब्लिक सेक्टर को बचा करके रखा है। और ये हड़ताल होने से सरकारों पर दबाव पड़ता है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें आवारा सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। हड़ताल करना या आंदोलन करना इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। विरोध करना हर एक व्यक्ति का, नागरिक का अधिकार है। और हमारा आंदोलन, हमारी हड़ताल
नीतिगत मुद्दों के खिलाफ है। सरकार हमारे खिलाफ और देश की जनता के खिलाफ जो कानून ला रही है उससे मजदूर कर्मचारियों के अधिकार छिनेंगे और आम जनता के लिए जो सरकारी क्षेत्र है, जो सुविधा प्रदान करता है, जन सुविधाएं उनको देता है, उन जन सुविधाओं में कटौती होगी। इसलिए पूरे देश का मजदूर और कर्मचारी, मैंने बोलते हुए कहा था कि ये जागरूक वर्ग है, हमेशा लड़ता है, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल था, आज भी वो लड़ रहा है। ये भी देश के नागरिकों को अधिकार दिलाने की लड़ाई है। मैंने जो 25 करोड़ लोगों को उस हड़ताल में शामिल करने की बात कही, 10 ट्रेड यूनियन हैं, उनकी जो सदस्यता है उसके साथ राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस के सरकार धाराएं हमेशा साथ चलती हैं। और हमारा ये प्रयास होगा कि देश की आज आवाम, देश का मजदूर, कर्मचारी, किसान खतरे में है, इसलिए वो बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो। अभी हमारे साथी ने बताया कि देश का जो किसान, जिन्होंने 11 महीने तक लगभग 1 साल लड़ाई लड़ी, वो भी इस हड़ताल के समर्थन में हैं। तो 13 महीने, तो आप ये समझ सकते हैं कि हड़ताल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये संख्या बढ़ेगी और सरकार को विचार करना पड़ेगा। इन 4 श्रम जो कोड हैं इनको रोकना पड़ेगा और जो मजदूर कर्मचारियों की मांगे हैं, देश की जनता के लिए जन सुविधाएं देने के लिए जो महकमे बनाए गए हैं उनका विस्तार करना पड़ेगा, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी का इलाज हो सके, वो कहीं आ जा सके, उसको पीने का पानी मिले, उसके घर में एक बिजली का लट्टू जले, उसका बच्चा पढ़े, शिक्षा मिले सभी को सामान्य तौर पर, ये करना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी भी शामिल होंगे हड़ताल में? हाँ, बिल्कुल होंगे। तो पीछे भी एक बार हड़ताल हुई थी और पूरे शहर में फरीदाबाद की क्या बात है, बड़ी दूर दूर तक जो गंदगी का जो आलम दिखाई दे रहा था लोगों को, बीमारियों भी फैलने लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर आपके आह्वान पर सफाई होने लगी थी। तो अभी क्या होगा, गंदगी फैलेगी या सफाई होगी, क्या होगा? देखिए, ये 1 दिन की हड़ताल है, तो आप इसको तो ऐसे देख सकते हैं कि 1 दिन की छुट्टी होती है, अगले दिन काम हो जाता है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं है और हड़ताल करने का फैसला मजदूर कर्मचारी मजबूरियों में लेता है, अन्यथा कर्मचारी और मजदूर, आप देख रहे थे SP24 न्यूज़ का एक हिस्सा है। मैं संजय पाल। जय हिंद, जय भारत। शहरों और गाँवों में रहते हैं, उनको भी